बेटा सुनो, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन कंपोजिशन स्कीम है, पहले देख लो कितने हैं। ये हमारे पास टोटल है 24, ठीक है, 24 है। इस 24 में से ना लगभग 15-17 मैं करवा दूंगा आपको, 5-7 आपके लिए छोड़ दूंगा, चलेगा ना? आपके मतलब ये भी मोर देन इनफ है, मैं सही कह रहा हूं, ये भी बहुत ज्यादा है, आपको इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनीवेज फिर भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया। पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन कंपोजिशन स्कीम। आ जाओ फटाफट, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। मैसर्स एक्स लिमिटेड बीइंग अ मैन्युफैक्चरर। पहले बताओ ये बंदा कौन है, ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है? मैं आपको याद दिलवा दूं, जब हम मैन्युफैक्चरर के लिए टैक्स निकालते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ हम टर्नओवर पे टैक्स लगाते हैं, उसकी जो टर्नओवर ऑफ स्टेट होते हैं ना, चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो चाहे टैक्सेबल हो, दोनों पे लगाते हैं। और आपको पता है जब हम ट्रेडर के लिए टैक्स निकालते हैं तो ओनली टैक्सेबल सप्लाई पे लगाते हैं। याद है नहीं याद? रूल 7 में बताया था मैंने आपको। मैन्युफैक्चरर का रेट क्या होता है? 0.5 CGST, 0.5 SGST। खैर अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं। मैन्युफैक्चरर है लैपटॉप का। किसका लैपटॉप का? लैपटॉप का। कितनी फैक्ट्री है इसके पास? 5। कहां पर? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP। टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, प्रीसीडिंग ईयर है। इनकम टैक्स में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होता है, असेसमेंट ईयर होता है। IDT में कोई प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं होता, प्रीसीडिंग ईयर होता है, ठीक है ना? प्रीसीडिंग ईयर में आपकी टर्नओवर है लैक्स में। कितनी जगह ना मुझे एक बार, टोटल कितनी बनेगी? 60 लाख, 11 लाख, 7 लाख, 29 लाख, 45 लाख, 152 लाख। अब देखो एक बार आपको लगेगा भाई क्वेश्चन पूछ रहा है मिस्टर एक्स एलिजिबल है फॉर कंपोजिशन लेवी। द आंसर इज नो, पर गलत कह रहे हो आप। आपने एग्रीगेट टर्नओवर देखे ना, इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर 18% टैक्स जुड़ा हुआ है, GST। तो क्या आप एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्स इंक्लूड रखोगे या बाहर रखोगे? बाहर करेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देख लो कैसे निकालते होते हैं। अगर कोई टैक्स इंक्लूड होता है ना, इंक्लूड, तो उसे एक्सक्लूड करने का तरीका अलग होता है। 18/100 मत कर देना, इसको करते हैं या तो 18/118 कर दो और वो 152 लाख में से माइनस कर दो, या फिर 100/118 कर दो, तो वो आपकी टर्नओवर ही आ जाएगी सीधा विदाउट टैक्स वाली। कितनी आ रही है? 1,28,81,356। लो जी, ये आपकी आ गई एग्रीगेट टर्नओवर। क्या ये 1.5 करोड़ से कम है? तो आंसर एक्स इज एलिजिबल और नॉट? द आंसर इज यस, एक्स इज एलिजिबल। उसे अगले साल क्या मिल जाएगी? कंपोजिशन, मतलब इस साल क्या मिल जाएगी? कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि पिछले साल की उसकी जो टर्नओवर है वो विदाउट टैक्स वाली देखनी है। तो टैक्स क्यों जोड़ेंगे हम लोग? तो विदाउट टैक्स वाली जो है वो 1,28,81,356 रुपए है। बोलो भाई क्लियर और नॉट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। मिस्टर ए इज ट्रेडर। ओ, इस बार कौन है ये बंदा? ट्रेडर। लेकिन हालांकि ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, इसका मतलब इसको सोचने का बेनिफिट तब है जब हमें उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल ली हो। क्वेश्चन फिर ये पूछ रहा है कि ए एलिजिबल है या नहीं है, तो अभी तो उसका प्रोसीडिंग ईयर का चेक करना ना। देखो, ए ट्रेडर है, रजिस्टर्ड इन दिल्ली है, टर्नओवर 21-22 की उसकी 1,10,00,000 है। कितनी टर्नओवर है? और वो कहता है इस 1,10,00,000 में ना ये सब कुछ इंक्लूड है, ये ऑलरेडी इंक्लूड्स है, ठीक है, इंक्लूड है ये सब कुछ। तो आपको इसे एक्चुअल निकालना है। देखो वैसे तो क्वेश्चन में दम नहीं है, बिकॉज 1,10,00,000 लिखा है, तो वैसे भी 1.5 करोड़ से कम है। देखो सीधा आंसर लिखो एक नंबर में, तो आंसर है एलिजिबल हो जाएगा। बोलो, कहने वाली बात ही नहीं है। पर यार क्वेश्चन अगर आप खाली एलिजिबल लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा ना, आपको बताना पड़ेगा ना उसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है। 1,10,00,000 तो वो है, मैनिपुलेटेड है। देखो इंटरस्टेट सप्लाई लोगे इसके अंदर, सॉरी इंट्रास्टेट, हाँ लेंगे। यहां लिखा है 18%। अब ये नहीं पता इस 10 लाख के अंदर 18% इंक्लूड है या ये एक्सक्लूड है, लिखा नहीं इंक्लूडिंग। तो आप अपना नोट देकर मान लो, मैंने माना है एक्सक्लूड है। क्या है? एक्सक्लूड है। तो मैं यहां पर 10 लाख पूरी ले लूं वापस। इंट्रास्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई लेंगे, हाँ लेंगे, 20 लाख रुपए। इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच GST इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। बताओ ये 30 लाख लेंगे नहीं लेंगे? नहीं, एक्सपोर्ट कहां है? इंट्रास्टेट आउटवर्ड, आउटवर्ड सप्लाई मतलब आपने करी है और सामने वाले ने RCM देना है। आप, हमारी टर्नओवर तो आएगा ना,
हमारा तो आएगा, तो 30 लाख रुपए ये भी आएगा। इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई, ओए होए इस बार आपने इनवर्ड वाली ली है। पहली बात, इनवर्ड कोई भी नहीं आती, मैंने आपको बताया था, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि इसने लिखा है जिसके ऊपर जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज है, अभी हमें नहीं लेनी रिवर्स चार्ज वाले, ये तो उस वाले बंदे। सीजीएसटी एसजीएसटी लोगे? नहीं, ये तो वैसे भी नहीं लेने। तो 30 20 नहीं, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ यार, कैसे? क्योंकि 10 20 30 30 60 78, ये तो 1 करोड़ 10 लाख टोटल बन ही नहीं रही। यस और नो? ये तो 1 करोड़ 10 लाख टोटल बन ही नहीं रही। तो एक काम करेंगे, इसके अंदर हाँ 60 लाख ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 60 लाख। बाकी जो सप्लाई है हमें नहीं पता कौन सी है, क्या पता कौन सी है, क्या पता इंपोर्ट हो, है ना, हमें तो पता ही नहीं क्या क्या है। बाकी हमें तो 1 करोड़ 10 में से इसका हिस्सा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग कितनी बनती है? 60 लाख। तो 60 लाख पे एलिजिबल है या नहीं है? आंसर इज यस, एलिजिबल है। हाँ देखो, वैसे तो टर्नओवर का मतलब होता है ट्रांजैक्शन का टर्नओवर होना, सेल परचेज दोनों होती है उसके अंदर, लेकिन हमें एग्रीगेट टर्नओवर चाहिए, उसके अंदर हम इनवर्ड वाली को नहीं लेते। अगर तुम पूछ रहे हो टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब इस जीएसटी में क्या है, इस जीएसटी में क्या है, तो मैं बोलूंगा परचेज वाली नहीं लेनी। लेकिन अगर इसमें परचेज वाली लिखी रखी है तो इसका मतलब इन जनरल तो लोग टर्नओवर का मतलब सेल परचेज दोनों मानते होंगे, इन जनरल, तभी तो टर्नओवर इंक्लूड है। लेकिन हम अपने पर्पज के लिए, पेपर पर्पज के लिए इंक्लूड इन वो मानेंगे टर्नओवर? नहीं, वो नहीं मानेंगे हम, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। देखो इसमें ना पहले आप ये देखो, आपको क्या निकालना है? टैक्स निकालना है। सुन लो यार, टैक्स निकालना है। नीचे नीचे आपको 2 केस दिए हैं। पहले केस में कौन है? अगर आप मैन्युफैक्चरर का टैक्स निकालोगे तो आपको टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों का लेना है, और अगर आप ट्रेडर का निकालोगे तो ओनली टैक्सेबल वाला लेना है, ठीक है ना। रूल 7 पढ़ा था हमने। आओ पढ़ते क्या लिखा है। मैसर्स हीरालाल एंड सन्स रजिस्टर्ड इन कर्नाटका। हीरालाल एंड सन कहां रजिस्टर्ड है? कर्नाटका में। ऑप्टेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, चाहता है वो स्कीम लेना, और वो फर्निश कर रहे हैं फॉलोइंग डाटा प्रीसीडिंग ईयर का, सॉरी करंट ईयर का डाटा, सॉरी हैज ऑप्टेड का मतलब उसने कंपोजिशन स्कीम ले ली है। बोलो, इसका मतलब उसकी पिछले साल की टर्नओवर ठीक रही होगी, कंपोजिशन स्कीम ले ली। वो क्या टैक्स निकाल के दिखा दो, बताओ जो डाटा दिया है 1 2 3, ये पिछले साल का या करंट ईयर का है? करंट ईयर का है। करंट ईयर का, पिछले साल की तो सही रहा होगा, स्कीम मिल चुकी है। आपको टैक्स निकालना है या स्कीम ये पता करना है एलिजिबल है या नहीं है? टैक्स निकालना तो करंट ईयर की टर्नओवर चाहिए ना। देखो टैक्सेबल टर्नओवर 15 लाख, बोलो एग्जम्प्ट कितनी है? 17। तो इसमें मैन्युफैक्चरर का जब क्वेश्चन करोगे ना तो 32 लाख का 0.5% और 0.5% आपको जीएसटी पे करना है। 0.5 और 0.5 जीएसटी पे करना है 32 लाख का। कितना आएगा? ये आपका बनेगा सीजीएसटी और ये आपका बनेगा एसजीएसटी है। 32 लाख का 0.5 है 16,000, और ये भी कितना आ जाएगा? 16,000। और जब ट्रेडर के लिए निकालोगे तो आपको खाली 15 लाख का निकालना है। 15 लाख का 0.5% और 0.5%, 7,500 ये आएगा ना, 7,500। लो जी, कर लिया क्वेश्चन आपने, और मुझे बता दो क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अरे रूल 7 में सिर्फ इतना लिखा है, मैन्युफैक्चरर के लिए रेट 0.5 टर्नओवर का लेना है, ट्रेडर के लिए रेट 0.5 लेना है, लेकिन सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का लेना है, और रेस्टोरेंट के लिए 2.5 लेना है टर्नओवर का, और अगर सर्विस प्रोवाइडर करने वाले लोग हैं मेनली तो 3+3 लेना है टर्नओवर का। सिर्फ एक ट्रेडर है जहां हम टैक्सेबल सप्लाई का लेते हैं, ट्रेडर जहां पर हम सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का लेते हैं, बाकी सब में टर्नओवर का, चाहे एग्जेम्प्ट हो चाहे टैक्सेबल हो, दोनों का लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जनता किराना स्टोर। ये भाई हमारी रोहिणी में एक किराना वाला है, उसका नाम जनता किराना स्टोर है। तो हमने क्या किया, इसमें था किराना स्टोर, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया और क्या लिख दिया, जनता किराना स्टोर। हुज एग्रीगेट टर्नओवर 21-22 की कितनी दे रखी है? 85 लाख पिछले साल की, और अप्रैल 2022 यानी कि करंट ईयर में उसने ये वाली सप्लाईज करी है। बताओ ये वाली सप्लाईज एग्रीगेट है या टर्नओवर ऑफ ए स्टेट है? टर्नओवर ऑफ ए स्टेट है। और ये 85 लाख वाली कौन सी है? एग्रीगेट टर्नओवर है। कौन से ईयर की? पिछले ईयर की। एक बात है, पिछले ईयर की देखे तो क्या वो एलिजिबल है?
देखो इसमें लिखा है कैलकुलेट जीएसटी, आगे लिखा है अज्यूमिंग सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, बकवास। अरे 9 कैसे लग जाएगा जब बंदा क्या ले चुका है, कंपोजिशन स्कीम ले रहा है तो 9 आएगा, तो वो तो 0.5 आएगा ना। अच्छा जनता किराना वाला वो क्या लगता है, मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है? ट्रेडर है, तो यहां पर आप उसकी एग्जाम सप्लाई का भी निकालेंगे या खाली टैक्सेबल सप्लाई का? टैक्सेबल सप्लाई का निकालेंगे। ये रही टैक्सेबल सप्लाई 5 लाख रुपए की। 1 मिनट, एग्जाम सप्लाई लोगे? नहीं। इंटरस्टेट परचेज की है, परचेज का मतलब इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड, वो तो लेनी नहीं होती। इंपोर्ट मतलब इनवर्ड या आउटवर्ड? नहीं लेनी होती। सिर्फ कितने लेंगे? 5 लाख रुपए ले लेंगे और 5 लाख का 0.5 आ जाएगा और 0.5 आ जाएगा। और वो पूछ रहा है ही वांट्स टू ऑप्ट, क्या वो एलिजिबल है? द आंसर इज यस। पहली बात तो वो एलिजिबल है, दूसरी बात जीएसटी निकालो, ये आएगा कितना कितना आएगा? 2500। चलो भाई अब मुझे आप लोग ईमानदार बताओ, अब वो क्वेश्चन करने आए नहीं आए? कुछ तो आने लगे होंगे यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। अभी सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं जो आप पढ़ रहे हो। चलो हाँ जी सुनो, क्वेश्चन नंबर 10, मैसर्स एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर। कौन है बोलो फटाफट? मैन्युफैक्चरर। कितनी यूनिट है उसके पास? 2। एक यूनिट ए है जो आंध्र प्रदेश में है और एक यूनिट बी है जो तमिलनाडु में है। और टोटल टर्नओवर ऑफ द 2 यूनिट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 95 लाख। यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर बोलो फटाफट कितनी दे रखी है? 95 लाख। 1 मिनट, जो आंध्र प्रदेश वाली है उसकी 10 लाख है, ठीक है, और दूसरी कौन सी थी? तमिलनाडु वाली। जो तमिलनाडु वाली है उसकी कितनी है? 85 लाख है। खैर हमें तो इंडिया बेसिस देखनी होती है, लास्ट ईयर की 95 हो रही है। तो मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब दो, अगर वो पूछेगा तो कि क्या उसे ये कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मिलेगी। टोटल टर्नओवर ऑफ द 2 यूनिट इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब जो करंट ईयर है ना, करंट ईयर, अब वो कह रहे जो करंट ईयर है ना उसके सेकंड क्वार्टर में अच्छा बताओ कंपोजिशन स्कीम का जो टैक्स है हम ईयरली भरते हैं, मंथली या क्वार्टरली? क्वार्टरली। याद करो हमने करवाया था, अगले महीने, अगले क्वार्टर के बाद जो महीना आएगा 18 तारीख को हमें टैक्स भरना होता है, याद है कुछ? करो इसको एक बार, क्वेश्चन ट्राई करके देखो, मैं पानी लूंगा अभी। हाँ जी, अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो जो आप करंट ईयर में आ गए और कंपोजिशन स्कीम पे टैक्स दोगे। पहले मुझे बताओ क्या पे टैक्स इंडिया वाइज दोगे, स्टेट वाइज? स्टेट वाइज। तो मुझे आंध्र प्रदेश की टैक्स अलग निकाल लेना चाहिए और तमिलनाडु की वैल्यू अलग लेनी चाहिए। कह रहे टोटल टर्नओवर ऑफ 2 यूनिट इन द सेकंड क्वार्टर, 5 लाख यूनिट ए की है, ठीक है, और यूनिट बी कितनी है? 10 लाख। एप्लीकेबल रेट को मारो गोली, ये फालतू की बात है,
एप्लीकेट रेट को मारो गोली, ये बेकार की बात है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कंपोजिशन स्कीम। तो यहां पर 0.5 लग जाएगा, बोलो, और 0.5 लग जाएगा। यहां पर भी कितना कितना लग जाएगा? 0.5 और 0.5। लास्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट द नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। हम निकाल देंगे मैसेज एक्स प्राइवेट इज नॉट अवेलिंग द आईटीसी। जो मैसेज एक्स लिमिटेड है उसको खरीदने वाले आइटम पे क्या नहीं मिल रहा? ओहो, तो कंपोजिशन स्कीम वाले को तो वैसे भी नहीं मिलता आईटीसी, हमें बताइए यस और नो। कंपोजिशन स्कीम वाले को तो वैसे भी क्या नहीं मिलता? आईटीसी मिलता ही नहीं है। तो भाई ये आपके आंसर आ जाएंगे, इनके जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। प्लीज टेल, हाँ वही जो भी है 2500 और उधर 5000। बोलो क्या चीज? जब हम कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं तो हर स्टेट अपना अपना टर्नओवर पे टैक्स देती है, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 11। देखो यार, थोड़ा टाइम मिल जाए ना पढ़ाने का, मतलब एक क्लासेस रेगुलर बेसिस पे हो तो मैं कितना कुछ हम कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन करते हैं, तो हमें कंपोजिशन, अच्छा एक बात, आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक कॉन्फिडेंस नहीं आने लग गया कि हाँ यार कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चन आ गए तो हम कर लेंगे। अगर हम खाली कंसेप्ट पढ़ के आते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता नहीं हो पाता भाई। प्रैक्टिकल बात और होती है, थ्योरेटिकल बात और होती है। जब तक आप अच्छी तरह पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन नहीं करते, नहीं हो पाता क्वेश्चन। हाँ जी, टर्नओवर ऑफ मिस्टर रॉय, किसकी टर्नओवर निकाल रहे हैं? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 49 लाख, ठीक है। मिस्टर रॉय हैज ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम, बहुत बढ़िया। और वह कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 18 फरवरी को जो भी है उसकी टर्नओवर जो है ना वो 1.5 करोड़ को एक्सीड कर गई। ओए ओए, व्हाट कंप्लायंसेस आर रिक्वायर्ड टू कैरी बाय मिस्टर रॉय? सीएमए फाइनल क्वेश्चन है ये, सीएमए फाइनल क्वेश्चन है ये। सुन लो क्या लिखा है। ये कह रहा है हमें मालूम है। अब तक एक बताओ, अगर वो टर्नओवर 1.5 करोड़ बीच में लिमिट से क्रॉस कर गई, स्कीम से बाहर कैसे होगा? स्कीम से बाहर रूल 6 लगता है इसके ऊपर। बोलो कौन सा रूल लगता है? रूल 6 याद है? रूल 6 के 2 पार्ट थे। एक तो था अगर आपने कोई कॉन्ट्रावीन किया है तो आप स्कीम से बाहर हो जाओगे, और अगर आप खुद चाहते हो तो भी स्कीम से बाहर हो जाओगे। यहां तो कॉन्ट्रावीन हो गया ना, 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है? बोलो फटाफट। एक फॉर्म भरना पड़ता है रूल 6 के अंदर, CMP 04। बोलो क्या फॉर्म भरना पड़ता है? CMP 04 भरना पड़ता है। और CMP 04 भरने के बाद आप इस स्कीम से क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे। और साथ में आपको स्टॉक डिटेल भी देनी पड़ती है, क्योंकि देखो अभी आप कंपोजिशन स्कीम में थे, फ्यूचर में आपको आईटीसी मिलेगा, क्योंकि स्कीम से बाहर होने का नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे तो आप स्टॉक डिटेल दोगे। स्टॉक डिटेल देनी पड़ती है। ये आपकी फॉर्म नंबर होता है ITC 01 के अंदर। ITC 01 के अंदर आपको, कौन है ये? पढ़ाया था मैंने? नहीं, चांसेस कम है तुम्हारे लिए इतना टफ पूछने का। हाँ लिखना पड़ेगा भाई। हाँ जी हाँ जी, सुनो सुनो, रूल 6 में आपको CMP 04 भरना पड़ेगा। बताओ यार, CMP 04 भरना पड़ेगा, प्लस 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 प्लस, पता है कितने दिन भरना पड़ता है? 7 डेज के अंदर। कितने दिन भरना पड़ता है? 7 डेज के अंदर। कहां से? जिस दिन आप बाहर निकले हो, और इस दिन को छोड़ना होता है 18 को। 18 को बाहर निकले हम स्कीम से, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अप टू 25 तारीख तक वो भरना होता है CMP 04। अप टू 25 फरवरी तक भरना होता है। अप टू 25 फरवरी तक भरना होता है, समझ रहे हो? और 18 फरवरी से ही आप स्कीम से बाहर माने जाओगे। 18 फरवरी को जितने भी बिल कटेंगे वो सारे नए स्कीम में जाएंगे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। अरे कंप्लायंस का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेलिटी, स्कीम से बाहर निकलने के लिए क्या मतलब फॉर्मेलिटी क्या होगी? फॉर्म कौन सा भरोगे, कैसे इन्फॉर्म करोगे, उसे कंप्लायंस कहते हैं। हाँ ये लिखना पड़ेगा कि कंप्लायंस ये है कि जैसे ही 18 फरवरी को उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड करेगी, नंबर 1, वो उसी दिन के जितने बिल काटेगा सारे के सारे नई स्कीम में काटेगा, उसी दिन से वो स्कीम से बाहर माना जाएगा। फिर उसे CMP 04 7 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा CMP 04 के थ्रू। साथ में उसे साथ में उसे ये बताना पड़ेगा, साथ में उसे ये भी बताना, अरे यार, साथ में उसे बताना पड़ेगा ITC की स्टॉक मतलब स्टॉक डिटेल देनी पड़ेगी। क्या रूल 6? अरे रूल 6 तो बोलना ही पड़ेगा।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, बेटा बातें नहीं। मिस्टर एच रजिस्टर्ड इन हैदराबाद, हु इज सेलिंग गुड्स फ्रॉम तेलंगाना टू तमिलनाडु। इंटरेस्टेड कर रहा है, अभी रुक लेते हैं, क्या पता अगला बंदा प्रॉमिस करे कि बाद में नहीं करूंगा, प्रोसीडिंग ईयर की इंफॉर्मेशन हो। टर्नओवर ऑफ मिस्टर एच इज 73 लाख इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीडिंग में कर रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वेदर मिस्टर एच इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, आप लोगों यस। वेदर योर आंसर विल चेंज इफ मिस्टर एच मेकिंग परचेजेस फ्रॉम तमिलनाडु एंड सेलिंग इन गुड्स इन तेलंगाना। बोल दो भाई। नहीं करंट ईयर पूछ रहे हैं, आने के बाद तब तो नहीं कर पाएगा ना, या कर पाएगा? एक मिनट, पहली बात, बंदा रजिस्टर्ड कहां पे है? हैदराबाद में, ठीक है। वो खरीदे कहां से गुड्स? तमिलनाडु से, वो कोई दिक्कत नहीं थी। इंटरस्टेट परचेज में तो कोई दिक्कत नहीं थी, करंट ईयर में भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन बेच कहां रहा है? तेलंगाना में, तो इंटरस्टेट सेल करेगा ना ये, तो फिर नॉट एलिजिबल, फिर कंपोजिशन स्कीम के लिए नॉट एलिजिबल। अरे सुनो यार, तो यार बंदा कहां पे है? हैदराबाद कहां पे है? अच्छा, तेलंगाना की कैपिटल है ना, ठीक है। पहली बात, पिछले साल वो क्या कर रहा था? कोई दिक्कत नहीं है, वो तेलंगाना से तमिलनाडु बेच रहा था पिछले साल, उसकी टर्नओवर 73 लाख, यानी कि वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिजिबल है। क्या आंसर होगा तुम्हारा? अगर एच जो है वो तमिलनाडु से परचेज करके तेलंगाना में ही बेचे, स्टिल एलिजिबल। बेच बताओ कहां रहा है? तेलंगाना के अंदर ही रहा है ना। परचेज इंटरस्टेट परचेज कर सकते हो आप, हाँ, कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद भी मैंने लिखवाया हुआ है, वो इंटरस्टेट परचेज कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते। आउटवर्ड सप्लाई के लिए मना किया है, इनवर्ड सप्लाई के लिए मना नहीं किया है, तो एलिजिबल रहेगा। क्या रहेगा बोलो फटाफट? एलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रहीम इज अ डीलर हु सेलिंग टैक्सेबल गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स एंड नॉन टैक्सेबल गुड्स, दैट इज लिकर। मैं एक बात हूं, करंट ईयर में तो लिकर नहीं बेचने दूंगा इसको मैं, लेकिन पिछले साल बेच रहा हूं तो मुझे क्या दिक्कत है ना। टर्नओवर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल की है 45 लाख, 10 लाख और 15 लाख, तो 35 लाख, 10 45, 55 और 60 लाख, तो एलिजिबल है एलिजिबल है। वेदर मिस्टर रहीम इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट, आप बोलोगे यस एलिजिबल है, बट आप नीचे लिख सकते हो कि एलिजिबल है बट वो करंट ईयर में ही कैन नॉट डील इन द नॉन टैक्सेबल गुड्स, करंट ईयर में लिखोगे एलिजिबल विद वन कंडीशन, दैट इन करंट ईयर ही विल नॉट सेल द नॉन टैक्सेबल गुड्स, लिख कर नहीं बेचेगा। अगर वो लिख कर बेचेगा तो फिर नॉट एलिजिबल। देखो पिछले साल वो लिख कर बेच रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं, हमें कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है, समझ रहे हो। पिछले साल आप एग्जाम सप्लाई कर रहे थे, नॉन टैक्सेबल कर रहे थे, टैक्सेबल कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमें क्या लेना? करंट ईयर में क्या नहीं करने देंगे? नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करने देंगे, इंटरस्टेट नहीं करने देंगे, ई कॉमर्स के थ्रू नहीं करने देंगे, याद है? क्वेश्चन नंबर 14, हाँ जी, मिस्टर सीताराम, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। मिस्टर सीताराम इज रनिंग अ कंसल्टिंग फर्म। कंसल्टिंग फर्म का मतलब वो क्या देता है? सर्विसेज दे रहा है, एंड ऑल्सो रेडीमेड गारमेंट शोरूम, गुड्स में भी डील करता है, सर्विसेज में भी डील करता है। बोलो बराबर। एक मिनट यार, अगर वो बंदा दोनों में डील करता है पिछले साल 5 लाख या 10% विच एवरेज हायर, एक मिनट, वो भी स्टेट का, किसका देखना था? स्टेट का। टर्नओवर ऑफ द शोरूम कितने? 60 लाख, एंड फर्म का कितने? 12 लाख, तो टोटल आ गया मेरे भाई 72 लाख। बोलो 72 लाख का 10% कितना हुआ? 7.2 लाख और 5 लाख, दोनों में हायर कितना हो गया? 7.2 लाख की अगर वो सर्विसेज देगा करंट ईयर में तो चलेगा। नहीं अभी हाथ दे रहा, ज्यादा दिखाया नहीं करंट ईयर की टर्नओवर कितनी है। नहीं सॉरी, प्रीसीडिंग ईयर में अगर उसने टर्नओवर की 7.5 लाख तक दी तो चलेगा, पर उसने कितनी टर्नओवर दे रखी है? 12 लाख की सर्विस दे रहा है। इज मिस्टर सीताराम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? नो भैया, 5 लाख या 10% विच एवरेज हायर तक दे सकते हो आप। बोलो, आप मैक्सिमम दे सकते थे 7.5 लाख की, आप दे कितने रहे हो? 12 लाख। चलो निकलो स्कीम से, स्कीम में आने नहीं देंगे मतलब।
क्या ये पॉसिबल है मिस्टर सीताराम के लिए कि वो सिर्फ शोरूम के लिए स्कीम ले ले? अरे नो, स्कीम या तो सबके लिए मिलती है या मिलती नहीं है, ठीक है ना। रीवर्क, क्या दोबारा बात करते हैं। अगर सीताराम रनिंग रेस्टोरेंट कर रहा होता रेडीमेड गारमेंट के साथ, तो क्या ये स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाता? यस, फिर ये एलिजिबल हो जाता, क्योंकि रेस्टोरेंट की सर्विसेज तो वैसे भी अलाउड है, रेस्टोरेंट की सर्विसेज अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदर देन रेस्टोरेंट करोगे तो फिर वो देखना पड़ेगा कितनी सर्विसेज दे रहे हो आप। वो कह रहे हैं अगर टर्नओवर गारमेंट शो का 75 लाख होता प्रोसीडिंग फाइनेंशियल में और कंसल्टिंग फर्म होती ना कोई, तो क्या वो एलिजिबल था? हाँ, तो एलिजिबल था फिर तो। अगर कंसल्टिंग फर्म है ही नहीं तो इसका मतलब वो सर्विसेज दे ही नहीं रहा, खाली रेडीमेड गारमेंट हो गया 75 लाख, और वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, अलाउड है पहले, क्योंकि वो पिछले साल जो सर्विसेज दे रहा था वो सर्विसेज लिमिट के बाहर दे रहा था। जब कोई बंदा गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करता है तो फिर उसे सर्विसेज लिमिट तक देनी होती है। हाँ, लिमिट ज़्यादा दे रहा था वो। नहीं, पिछले साल का। इस साल मिलेगी नहीं मिलेगी ये चेक कर रहे हैं। इस साल तो हम आए नहीं, इस साल तो हम घुस ही नहीं पाए स्कीम में, क्योंकि पिछले साल की उसकी टर्नओवर में सर्विसेज ज्यादा थी। एक मिनट, क्या इस क्वेश्चन में 10(2)A लग सकता है? हमने कहा था ना अगर 10(1) ना लगे 10(2)A लगा देंगे, वो भी नहीं लग पाएगा। वो 50 लाख देख रहा था प्रोसीडिंग ईयर का, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50 लाख, वो तो 72 लाख कर रहा है। तो ना तो यहां पर ना तो उसे 10(1) में मिलेगी, बोलो, और ना ही उसे 10(2)A में मिलेगी। एम आई राइट? हाँ जी, आप बोलो बेटा। यार तुम इस क्वेश्चन में पूछो, नया क्वेश्चन क्रिएट मत करो कि मान लो कोई 2 नाम एक्स्ट्रा होता। इस क्वेश्चन में पूछो क्लियर हुआ नहीं हुआ, दैट्स इट। फिर वो 2 क्वेश्चन अलग होते। अगर वो किसी और के नाम पे होता तो 2 क्वेश्चन बनते, और वो अलग एसएससी होता है, ये अलग एसएससी होता। नहीं, कंसल्टिंग करता रहे। 2A तब लगता है जब 10(1) ना लग रहा हो। जब 10(1) ना लगे ना तो 2A लगेगा, लेकिन एग्रीगेट प्रोसीडिंग फाइनेंशियल 50 लाख होना चाहिए। हाँ, तो उसमें मेन 2A में सिर्फ सर्विसेज पे नहीं लगता। हाँ जी, पढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 15, बातें नहीं आ जाएगा समझ, चिंता मत करो। एक्स एंड कंपनी बीइंग सप्लायर ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम सर्विसेज, ओह, registered under GST law in the state of Maharashtra and furnish the following information pertaining to the preceding financial year particular value. Intra-state supply of taxable output services कितनी है? 22 लाख। Interstate supply of exempted services कितनी है? 28 लाख। ये तो देखना नहीं होता, वो इंटरेस्ट अर्नड ऑन डिपॉजिट लोन याद है, ये तो बैंक वाला आ गया, इसको देखना नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 50 लाख। ये प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है और ये खाली सर्विसेज दे रहा है। बोलो, सबसे पहली बात 10(1) तो लग ही नहीं सकता। अब 10(2)A लग सकता है? हाँ, लग सकता है। पिछले साल का एक्सीडिंग जो टर्नओवर 50 लाख से क्रॉस नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ क्रॉस, तो कौन सा एक्शन लग जाएगा? 10(2)A लग सकता है ना। अब आप देखते हैं नीचे, टर्नओवर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, उसका क्या है? करंट फाइनेंशियल ईयर का क्या है? तो पहली बात, ही इज एलिजिबल फॉर सेक्शन 10(2)A। 10(2)A क्यों लग रहा है? क्योंकि उसे 10(1) नहीं लग रहा, और साथ में उसकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रोसीडिंग ईयर की 50 लाख से क्या है? अप टू 50 लाख है, तो लग जाएगा 10(2)A। अब जब वो करंट ईयर में सर्विसेज देगा या गुड्स देगा, जो भी देगा, उसके ऊपर जीएसटी का रेट 3.3 होगा। सबसे पहली बात, ये वाली सर्विस तो लेनी नहीं उसने करंट ईयर की, जो बैंक वाली होती है वो तो हम लेते ही नहीं है। बोलो 2 और 8 कितना हो गया? ये आउटपुट है, ये एग्जाम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ले सकते हैं। 10 लाख का कितने परसेंट? 3%, और 10 लाख का कितने परसेंट? 3%। क्वेश्चन क्या है? क्या एक्स कंपनी एलिजिबल है ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम के अंदर? आंसर इज यस, बट अंडर सेक्शन 10(2)A। यस, बट अंडर सेक्शन 10(2)A। कह रहा बताओ अगर CGST SGST कितना आएगा? बता दिया हमने, 10 लाख का 3%, 10 लाख का 3%। देखो, ये क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहली बात, जितने भी कंपोजिशन स्कीम
देख रहे हो ना आप, एक बार कंपोजिशन से हटके पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसको इग्नोर करना, जो सुन बता क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। ये कह रहा है मान लो जो किसी बंदे का पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के ऊपर ना कई बार वो चिप्स वगैरह मिलती हैं, पानी की बोतल मिलती है, कोक मिलती है, ऐसा होता है? यस, प्रैक्टिकली हाँ, फ्रिज लगाया होता है। अब देखो मैं 2 चैप्टर की बात करूंगा, पहली रजिस्ट्रेशन चैप्टर जो आपने अभी किया नहीं है, ठीक है, और एक मैं बात करूंगा इस चैप्टर की। पहले मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बात करता हूं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा एक्सक्लूसिवली ऐसी सप्लाई में डील करता है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 23 आएगा जो ये कहता है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली ऐसी सप्लाई में डील करते हो जो जीएसटी में बाहर है, जीएसटी नहीं लगता, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर वो खाली पेट्रोल पंप का काम करता और वो चिप्स वगैरह ना बेचता, तो क्या वो जीएसटी के दायरे में था? वो तो वैसे ही बाहर था, खेल खत्म था उसका, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चैप्टर ये भी कहता है रजिस्ट्रेशन में ना, रजिस्ट्रेशन करवाने की लिमिट 20 लाख होती है। एक बार के लिए मान लो कितनी होती है? 20 लाख। पेट्रोल पंप का जो टर्नओवर है वो मान लो 5 करोड़ है और चिप्स वाले का टर्नओवर है 2 लाख रुपए पूरे साल का, 5 करोड़ 2 लाख हो गए। अब वो बताओ एक्सक्लूसिवली डील कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ सकती है उसको। कब करेगी? अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख को क्या कर जाएगी? क्रॉस। क्वेश्चन आया क्या पेट्रोल वाली जोड़ के देखेंगे? आंसर इज यस। एग्रीगेट टर्नओवर लेते हैं हम। मैंने कहा था ये चैप्टर सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए भी है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन खाली इसीलिए रजिस्ट्रेशन के लिए भी है। रजिस्ट्रेशन बोलेगी अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गई तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसने बोला जी मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा? बोले टैक्सेबल सप्लाई आएगी। बोला अच्छा चिप्स वाली 2 लाख आ गई। बोला एग्जाम सप्लाई आएगी। बोला चलो वो तो मैं कोई देता ही नहीं। बोले नॉन एग्जाम में नॉन टैक्सेबल भी आएगी, वो पेट्रोल वाली भी आएगी। बोला वो तो 5 करोड़ है, तो सब मिलाकर कितना हो गया? 5 करोड़ 2 लाख। वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। जीएसटी में क्या हो जाएगा? बोला फटाफट, रजिस्टर्ड। जीएसटी में क्या हो गया? रजिस्टर्ड। अब क्वेश्चनों से कंपोजिशन स्कीम मिलेगी नहीं मिलेगी? क्वेश्चन है ना। अब वो कह रहे हैं मुझे कंपोजिशन स्कीम लेनी है, सरकार कहते ले लो। सुन लो, सरकार कहती है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पिछले साल से कोई मतलब नहीं है। आपका टर्नओवर पिछले साल का, सॉरी वो तो 5 करोड़ से ऊपर होगा ना। मान लो उसकी पेट्रोल पंप की टर्नओवर 1 करोड़ होती, तो पिछले साल का टर्नओवर उसका 1 करोड़ 2 लाख हुआ। सरकार कहती है ले लो, पर एक शर्त है, जब लेने के बाद आप पेट्रोल पंप नहीं चला पाओगे, क्योंकि लेने के बाद आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई में डील नहीं कर सकते। यस और नो? तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, क्योंकि वो पेट्रोल पंप चलाएगा तो उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। हाँ, जो जीएसटी वो नॉर्मल स्कीम में आएगा, नॉर्मल स्कीम में आएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, लेकिन जीएसटी चिप्स पर नहीं लगेगा, पेट्रोल वाले तब भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई में आ जाएगा, बाहर हो जाएगा सप्लाई, मतलब वो सप्लाई से बाहर होगा। खाली फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन की वो रजिस्टर करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा उसको, उसके लिए पेट्रोल पंप की टर्नओवर भी काउंट हो जाएगी, अगर वो साथ में कुछ और भी बेचेगा तो। अब देखो सेम है लीकर के लिए। एक आदमी लीकर की शॉप है, साथ में भुजिया, ये सोडा रखता है साथ में, चखना। अब आप बताओ अगर कोई बंदा लीकर का सप्लाई कर रहा है, साथ में चखना भी सप्लाई करेगा, तो वो खाली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है या टैक्सेबल भी कर रहा है? तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ना पड़ेगा, अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख की हो गई तो, और वो भी लीकर वाली मिलाकर। आपने किसी लीकर वाले पे देखा चखना मिलते हुए? इन जनरल नहीं मिलेगा, साथ में दुकानें खुली होती है, लेकिन कई बार 5 रुपये पैकेट दे भी देते साथ में एक्स्ट्रा खुले। रेस्टोरेंट वाले तो सर्व करते ही करते हैं, तो रेस्टोरेंट वालों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, अगर वो लीकर में सप्लाई कर रहे हैं तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी उनको। रेस्टोरेंट वाले में नहीं मिलती, कई रेस्टोरेंट होते हैं जिसमें बार होता है ना, बार होता है, साथ में वो फूड भी देते हैं, तो उनको नहीं मिलेगी कंपोजिशन स्कीम। कौन सा हो गया क्वेश्चन? हाँ, पेपर में फॉर्मेटिंग बस ऐसे ही लिखना है आपने कि पिछले साल में 22 और 28 जोड़ के 50 लाख दिखाना है, और नीचे लिखना है ही इज एलिजिबल फॉर सेक्शन 10(2)(a)। फिर लिखना है करंट ईयर की 8 और 10 दिखाना है, और नीचे लिखना है टैक्स लाइबिलिटी 10 लाख का 3% सीजीएसटी, ये जो आंसर आएगा सीजीएसटी, और 10 लाख का 3% एसजीएसटी। रफ रफ, कोई ऐसा फॉर्मेटिंग है ही नहीं, जीएसटी में कोई फॉर्मेटिंग नहीं है भाई। अपने आप को सेफ रख के चलो, बस मेरा फंडा यही है, अपने आप को सेफ रख के चलो। मैं वो बताऊं प्रॉब्लम क्या होती है, देखो जब भी पढ़ो ना, लेवल जो पेपर का आता है ना उससे टफ क्वेश्चन पढ़ लो। मैं वो लॉजिक दूंगा, मेरे लॉजिक समझना। सपोज करो आपने 4 चैप्टर नहीं किए, आपके मन में है लास्ट वाले 4 चैप्टर मैं नहीं कर रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे रह जाएंगे, छोड़ो यार मैं नहीं कर रहा। समझ में बात? 12 चैप्टर है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपने कितने किए? 8, और कितने छोड़ दिए? 4। पेपर आया क्वेश्चन का, और आपने सारे क्वेश्चन नॉर्मल किए हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन नहीं किया, टफ नहीं किया, मुश्किल नहीं पढ़ा आपने एवरेज पढ़ा जितना पढ़ना चाहिए। पेपर आया, पेपर में जो 8 चैप्टर कर गए थे उनके टफ आ गए, और जो 4 छोड़ गए उनके इजी आ गए।
मारे गए ना, जो 8 किए वो बेकार गए, और जो 4 छोड़े थे वो तो बेकार गए गए। अगर आपके मन में आएगा यार वो 4 अगर ऊपर ऊपर से पढ़ते तो भी हो जाते क्वेश्चन, और इन 8 के तभी हो पाते जब हम 8 को डीपली पढ़ा होता। तो जितना भी पढ़ो हमेशा डीपली पढ़ना चाहिए कि अगर मैंने 50% सिलेबस किया ना तो मुझे इतना पता 50 में से 50 मेरे आ जाएंगे, बिकॉज मैंने मुश्किल वाले कर रखे हैं, इनके क्वेश्चन टफ भी आएंगे तो मैं कर दूंगा। समझ रहे हो? तो हमेशा ऐसा होता है जो हम छोड़ के आते हैं ना उसका क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा आया होता है, अब वो चाहे कितना भी ईजी आ जाए हमें तो कर ही नहीं पाएंगे, और जो हम करके आते हैं उसका क्वेश्चन बहुत ही टफ आ जाता है, उसका क्वेश्चन बहुत ही टफ आ जाता है, फिर वो हमें किया हुआ भी नहीं कर पाते। ये होता है ऐसा प्रैक्टिकली, इसलिए हमेशा अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो। एक खराब से खराब पेपर आएगा यार, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं तुम सोच के देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, आएंगे ही नहीं, बिल्कुल आसान सा आएगा, आप टक 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 2 मिनट में उड़ा दो क्वेश्चन। आप बोलोगे यार एक्चुअली इसलिए कर पाओगे क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन करके देख लिए, सुन लिए। आप सोचो अगर ये क्वेश्चन हम नहीं किए होते, चैप्टर कर लेना हमने, ये क्वेश्चन नहीं किए होते, सीधा क्वेश्चन आता, थोड़ा सा टफ लगता ना एक बार कि यार कैसे करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा है क्या सिस्टम है यार। अब सुनो, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई रनिंग ए किराना बिजनेस, किराना का मतलब ट्रेडर, ट्रेडर ना, ठीक है। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, लो जी वो प्रीवियस प्रोसीडिंग या टर्नओवर भी दे रहे हैं, देखो प्रोसीडिंग या टर्टर, ये जरूर किसी लेडी ने बनाया हुआ क्वेश्चन, टर्नओवर लिखना था, टर्टर कर रही थी वो टर्टर लिख दिया। अच्छा आई एम सॉरी, मैं किसी लेडीज को ऑफेंड नहीं करता, 4 मैसेज आए मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, और लड़के भी टर्टर करते हैं, मैं यही तो कह रहा था। ये कौन सा होता है? करंट ईयर। सुनो पहले ये देखते हैं कि उसे टर्नओवर स्कीम मिलेगी नहीं मिलेगी। एक मिनट, व्हीट एंड राइस ये कौन सी सप्लाई है? मिलेगी। पैक्ड प्रोडक्ट, यस। रेंट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी, एक मिनट, आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दी है, रेंट आया है, सर्विसेज होगी ना, बोलो, ये सर्विसेज होगी। और रेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ये भी सर्विसेज होगी, बताओ। 10 और 2 12 लाख की सर्विस दे रहा है, और 80 और 8 88 गुड्स। अरे पहली 2 आइटम वो किस में डील कर रहा है, और बाद की 2 आइटम, ये प्रोसीडिंग ईयर का बिजनेस है। 1 मिनट, टोटल हो गया 88, 1 करोड़। 1 करोड़ में अगर इसे सर्विसेज देनी ही थी तो मैक्सिमम कितनी दे सकता था? 10% और 5 लाख, 10 लाख। इसने दी कितनी है? ज्यादा कम दी, तो मैं बोलूंगा नॉट एलिजिबल। क्या बोलूंगा? नॉट एलिजिबल। और देखो क्वेश्चन कितना कंजर है, अगला पूछ रहा है, कह रहे चलो फिर ये बताओ करंट ईयर में जीएसटी कितना आएगा? अबे जब वो एलिजिबल ही नहीं है तो कहाँ का जीएसटी? तो ये आंसर आएगा नो जीएसटी टू बी फाइंड आउट, कोई जीएसटी नहीं आएगा जब वो एलिजिबल ही नहीं है। मतलब कोई बच्चा बेचारा फंस जाए, गलत कर दे, एग्जामिनर को पता उसने गलत कर दिया तो और गलत कर, आगे भी कर, हमें मजा आ रहा है तेरे को गलत करते हुए देखते हुए। सेकंड में इफ सो फाइंड द जीएसटी। अच्छा तो नॉर्मल स्कीम में निकाल लेते हैं, हाँ तो कंपोजिशन स्कीम नहीं तो नॉर्मल स्कीम लगती है, फिर नॉर्मल स्कीम के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं हम। नहीं लेकिन ऐसे आएगा नहीं, डोंट वरी, वो क्वेश्चन देख के समझ में आया था कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17, और पता है मजे की बात, ये क्वेश्चन सारे स्टडी मटेरियल के है, आपके स्टडी मटेरियल में है नहीं, पुराने वाले उठा के डाले, ढूंढ के डाले, पूछो मत। 16 का सिलेबस तो खत्म हो गया, कई 2-3 टाइम निकल गए। देखो चेंज कोई नहीं आया, थोड़ा कम कर दिया उन्होंने सिलेबस वही है, लेकिन जीएसटी का जो स्टडी मटेरियल है इन्होंने ड्राफ्ट सारा चेंज कर दिया। पिछला स्टडी मटेरियल इतना गंदा था कि आप पढ़ नहीं सकते, गलतियां ही गलतियां। मैं कहता था मत पढ़ना भाई, स्टडी मटेरियल मत पढ़ना, मेरे हाथ से रिक्वेस्ट है, सारा गलत लिखा हुआ है। और नया स्टडी मटेरियल ने सही भी कर दिया और सारा चेंज भी कर दिया, गंद क्वेश्चन डाल दिए, थ्योरी प्रैक्टिकल इस तरीके से। उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दे रखे थे, एग्जाम्पल बना के सप्लाई के अंदर 150 एग्जाम्पल, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर्म में, ना पढ़ाने लायक ना पढ़ने लायक, बड़ा मुश्किल था। मैं कह रहा बड़ा गंदा स्टडी मटेरियल था, लेकिन जो नया बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट, कलरफुल है, साफ सुथरा बना दिया, उसमें गन वन सब बढ़ा दिया उन्होंने। तो नया स्टडी मटेरियल जीएसटी जो ना ईजी हो गया काफी। 2016 का अगर आप पढ़ रहे हो ना, चाहे वो वीडियो में पढ़ रहे हो चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, वो खराब है, भूल जाओ। 22 वाला पढ़ो, 22 वाला क्वेश्चन सारे गलत दे रखे थे, मैं ठीक करके डाले, जब मुझे पता था गलत दे रखा है वो ठीक करके फिर डालता हूँ। हाँ जी देखो क्वेश्चन देखो, एक्स लिमिटेड बोलो क्या है? सप्लायर ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। पहले अभी बता रहा है, पिछले साल बता रहा है। रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहा था 90 लाख की, इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम लोन। यार ये ना इन्होंने, अरे लिखा नहीं ना बैंक से है, तो वो तो बैंक का था ना, नहीं समझे? इंटरेस्ट लिखा ना, ये कहां लिखा है? ये बैंक से मिला है। मैं वही पूछ रहा हूं क्वेश्चन,
15 में ना जो लैंग्वेज थी वो क्लियर थी। डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस, ये बैंक के ही वर्ड आते हैं, डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी क्लियर कर देती है बंदे को। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने खाली लोन दे रखा है। हो सकता है आपने किसी पर्सनली किसी को लोन दिया हो, प्राइवेटली किसी को लोन दिया हो, तो उसका तो इंटरेस्ट जीएसटी आ जाएगा उसको, तो खैर एजम्पशन बेसिस हो जाएगा। पर खैर देखते हैं। एक मिनट को है, नहीं सप्लायर 2 बिजनेस कर रहा है, लोन भी दे रहा है साथ में लोगों को। हाँ जी, नहीं हो सकता है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं है। अगर आपने किसी एक बंदे को भी लोन दिया तो वो भी जीएसटी दायरे में आ जाएगा, अगर आप जीएसटी में हो तो। हाँ जी, 90 और 20 कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोसीडिंग की टर्नओवर कितनी है? 1 करोड़। वेदर मिस्टर एक्स इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? नहीं, एक मिनट। पहली बात, रेस्टोरेंट सर्विस अलाउड होती है? रेस्टोरेंट वाली सर्विस अलाउड होती है ना? तो पहली बात, सर्विसेज तो अलाउड है करंट स्कीम में, लेकिन इसके साथ वो एक और सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस अलाउड होती है? नहीं, और कोई सर्विस अलाउड नहीं होती ना। और अगर कोई और सर्विस दे रहे हो तो वो कितने % होनी चाहिए? 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर टर्नओवर का। टर्नओवर कितना है? 1 करोड़ 10 लाख। तो 1 करोड़ 10 लाख का तो सर्विसेज 11 लाख होनी चाहिए अदर वाली। ये ज्यादा है? नहीं है ज्यादा, तो नहीं है एलिजिबल। अब हम 2 आंसर लिखेंगे। अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक है तो एलिजिबल है, इसके 2 आंसर लिखेंगे। अगर ये इंटरेस्ट कहां से आ रहा है बोलो? फ्रॉम बैंक से आ रहा है, बैंक से, तो ये बंदा क्या है? एलिजिबल। क्यों पता है? फिर तो इसको काउंट नहीं करना, खाली किसको करेंगे? 90 लाख को। और रेस्टोरेंट सर्विस तो अलाउड होती है? नहीं, रेस्टोरेंट सर्विस तो अलाउड होती है, आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। और अगर ये इंटरेस्ट फ्रॉम जो अदर्स आ रहा है, अदर्स, तो फिर तो आप एक बात बताओ, रेस्टोरेंट के अलावा और सर्विसेज में डील कर रहे हो ना, और कोई सर्विसेज में अगर आप डील करोगे तो फिर आपको 10% तक की लिमिट मिलेगी, उसके ऊपर डील नहीं कर सकते, जो कि आप ज्यादा कर रहे हो। यस और नो? फिर आप नॉट एलिजिबल। क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई, पेपर में सब कुछ लिखना पड़ता है पूरा। आगे समझ नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे अभी, देखो। एक मिनट बातें नहीं। पर्सन इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड ऑन 1 February एंड इज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन 17 मार्च। जल्दी बोलो, अप्लाई क्या नाम, बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल कब था? लाइबल समझते हो? सपोज इसकी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गई होगी, बोलो 17 फरवरी को, ये सॉरी 1 फरवरी को। तो यार आपको याद है 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, याद है नहीं याद? रूल 3 में लिखा था, रूल 3 उसमें लिखा था अगर आपको आना है तो 30 दिन के अंदर क्या करवानी पड़ेगी? ध्यान सुनो मेरी बात। अगर आपने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा ली तो जिस दिन आप लाइबल हुए थे ना, वहां से आपकी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव मानी जाएगी। 1 फरवरी है, बताओ 30 दिन कितने बनेंगे? पहली बात, 1 को काउंट नहीं करना, 28 दिन, फरवरी में 29 दिन होते हैं, 28 और 2 दिन और हो गए, 2 मार्च तक इसे रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए। बताओ कब तक रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए? अगर ये 2 मार्च तक करवा लेगा तो हम मानेंगे इसने विद इन 30 डेज करवा लिया। अगर विद इन 30 डेज करवा लेगा, इसने पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ ही वांट्स टू कंपोजिशन लेवी। अगर वो कंपोजिशन लेवी चाहता है तो उसे कितने दिन, कौन सी डेट तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए? तो बताओ कब तक करवाना चाहिए? 2 मार्च तक। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? और अगर उसने 2 मार्च से लेट करवाया तो जब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा वहां से उसकी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव मानी जाएगी। भूल गए यार आप लोग ना, मैं आपको थोड़ा याद दिलवा देता हूं, कोई बात नहीं, भूलना हमारा परम कर्तव्य है। मैं दोबारा बता रहा हूं, सुन लो यार, कोई बात नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन, सॉरी लाइबल टू रजिस्टर्ड एक डेट को हो गया, पर्टिकुलर डेट को आपने अप्लाई कर दिया, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, या फिर आपने अप्लाई कर दिया आफ्टर 30 डेज। बोलो, अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल गया? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहां पर भी आपको अप्लाई करने के बाद क्या मिल गया? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस वाले केस में इफेक्टिव डेट बनेगी व्हेन यू आर लाइबल टू रजिस्टर्ड, जब आप लाइबल थे। और इस वाले डेट में इफेक्टिव डेट क्या बनेगी बोलो? व्हेन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना,
वो वाली डेट बनेगी। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? कंपोजिशन स्कीम दोनों मिल जाएगी, लेकिन कब से मिलेगी, कब से मिलेगी, ये वाला पॉइंट चल रहा है ना। तो देखो, हाँ जी, इसने अप्लाई कब कर दिया? 17 मार्च। ओहो, टाइम पे किया लेट किया? लेट किया। और रजिस्ट्रेशन ग्रांट कब हुआ इसको? तो बताओ इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगी? 20 मार्च। क्या रहेगी बोलो फटाफट? 20 मार्च। दूसरा क्वेश्चन 19 नंबर, सेम क्वेश्चन है। कह रहे मान लो वो लाइबल टू रजिस्टर 11 जनवरी को है और उसने 17 जनवरी को ही अप्लाई कर दिया, तो इफेक्टिव डेट क्या रहेगी? 11 जनवरी। इफेक्टिव डेट क्या रहेगी? 11 जनवरी। कस्टमर का भी इसमें आएगा, रिवाइज्ड हो जाता है इनवॉइस, उन्हें दोबारा इनवॉइस इशू कर देगा रिवाइज्ड, आगे आएगा एक टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जी, आप भी कर पाएंगे। मैसर्स एबीसी कंपनी मेड द फॉलोइंग सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। करंट ईयर की बात कर रहे हैं, बताओ आप किस किस में डील कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम? मोबाइल में कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है? कोई प्रॉब्लम? नो। ये तीनों रेस्टोरेंट वाली सर्विस है, दोनों गुड्स है, रेस्टोरेंट सर्विस अलाउड ही होती है, बोलो तो ये एलिजिबल है या नहीं है? ये एलिजिबल है, कोई इशू नहीं है, ये एलिजिबल है। हेलो, हाँ जी, अरे क्वेश्चन में 20 का बी पॉइंट देखो, सुन लो यार, पढ़ लो। रीवर्क, रीवर्क समझते दोबारा बात करते हैं। कह रहे मान लो रेस्टोरेंट की सप्लाई है, मोबाइल की जो है ना वो ई कॉमर्स ऑपरेटर से है। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए, मैं कह रहा हूं। पता है आज के दिन उन्होंने क्या कर दिया? अमेंडमेंट थी, पढ़ाया था, उन्होंने कहा था कि अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू करो तो गुड्स अलाउड है, सर्विसेज अलाउड नहीं है। तो गुड्स कर रहे हो ना आप तो गुड्स ही कर रहे हो, एलिजिबल है भाई। पिछली बार जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया होगा ना, मैंने लिखा नॉट एलिजिबल, ई कॉमर्स के थ्रू अलाउड नहीं है। लेकिन अब इन्होंने अमेंडमेंट कर दी, ई कॉमर्स के थ्रू गुड्स एलिजिबल है। क्या एलिजिबल नहीं है? सर्विसेज एलिजिबल नहीं है। तो आप मोबाइल कर रहे हो ई कॉमर्स के थ्रू, वो गुड्स है या सर्विसेज है? गुड्स है ना, तो एलिजिबल है। देखो आपको ये चीज ना थोड़ा दिखाऊं, आपको थोड़ा सा याद भी आ जाएगा, अच्छी बात है, कुछ चीजें याद ही आ जाए तो बढ़िया है। वैसे ही यादाश्त कमजोर चल रही है सब बच्चों की। हाँ थोड़ा बहुत तो होता है यार, स्टूडेंट की लाइफ में चीजें तो चलती हैं यार, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल यार।
स्टूडेंट कह रहे, इंसान कोई भी हो भूलता ही ये चीजें यार। देख लो देखो देखो, ये मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं। कह रहा है वो थ्रू ई कॉमर्स नहीं होना चाहिए इंगेज, लेकिन सिर्फ सप्लाई ऑफ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ सप्लाई ऑफ क्या लिखा हुआ है, सर्विस। पहले यहां गुड्स भी लिखा था पहले, अब तो मैंने इसको बना भी दिया। अगर वो गुड्स के थ्रू करेगा इको को थ्रू तो क्या रहेगा, एलिजिबल। ये अमेंडमेंट थी आपकी, ये अमेंडमेंट थी इसी सेशन की, मतलब जून 24 की, जून 24 की अमेंडमेंट है ये, समझ रहे हो। आ जाओ। प्रेम इज रनिंग अ कंसल्टिंग फर्म। बताओ प्रेम क्या चला रहा है, कंसल्टिंग फर्म सर्विसेज एंड ऑल्सो अ फैंसी स्टोर। हाँ, रजिस्टर्ड अंडर द सेम पैन नंबर, कोई बात नहीं। टर्नओवर ऑफ द फैंसी स्टोर कितने, 65 लाख। और कंसल्टेंसी कितनी आ रही है, 10 लाख। पहले बताओ 65 और 10 कितना हो गया, 75 का 10%, 7.5। और वो सर्विसेज दे कितनी रहे, 10। इज प्रेम एलिजिबल, नो, प्रेम इज नॉट एलिजिबल। कह रहे प्रेम कह रहे मैं खाली कंपोजिशन ले लेता हूं फैंसी स्टोर के लिए, उसका मत दो। तेरे पापा का राय है, नॉट पॉसिबल। इफ प्रेम इज रनिंग ए रेस्टोरेंट विद टर्नओवर 65 लाख इंस्टेड ऑफ कंसल्टेंसी, फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। रेस्टोरेंट के लिए हम कोई मना नहीं करते। इफ सवाल ही नहीं उठता, मैक्सिमम इम्पॉसिबल, इससे ऊपर प्राइस ना ना ना, सवाल नहीं उठता। मैं कह रहा हूं जो तुम्हें क्वेश्चन आएगा तुम्हें ऐसा लगेगा हमने किया हुआ है, इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन किया हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी चांसेस यही रहेंगे, आपको ऐसा फील आएगा ये क्वेश्चन तुमने कर रखा है यार, फिगर चेंज है। नहीं नहीं, कुछ सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती यार, ज्यादा डीप जाओगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप सही लिख के आओगे ना, उसी में नंबर आ जाएंगे तुरंत। यस, होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर कितनी है, 100 लाख। एक बात हूं, पहली बात इसको 10(2)A में तो नहीं मिलेगी, वो तो 50 लाख तक मिलती है। पहली बात तो वहां से तो बाहर ही है। 10(1) में नहीं मिलेगी क्योंकि तो मेन सर्विस दे रहा है, वो भी 100 लाख की। कह रहा है एप्लीकेबल जीएसटी 18%। इनपुट कॉस्ट कितना है, 7,80,000 जीएसटी के अलावा। प्रॉफिट मार्जिन 40% ऑफ, क्या लिखा हुआ बोलो फटाफट। कॉस्ट लिखा है, फाइंड आउट द इनवॉइस प्राइस एंड एडवाइज द बेस्ट ऑप्शन टू पे टैक्स इफ एनी। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस फॉर टैक्स पीरियड। पहली बात ये बताओ, क्या इस बंदे को वो मिलेगी कंपोजिशन स्कीम? नहीं, कंपोजिशन स्कीम तो भूल ही जाओ। यस और नो, या मिल सकती है कंपोजिशन कब मिलती है? एक मिनट, कंपोजिशन स्कीम कब मिलती है? जब आपकी पिछले साल की टर्नओवर कितनी हो। एक मिनट, होटल है ना, होटल क्या देता है, सर्विसेज दे रहा है या फूड दे रहा है? मतलब बेसिकली क्या होता है, सर्विसेज ना। तो सर्विसेज में करंट ईयर में तो मिलने से रही, सॉरी अपने नॉर्मल वाले को तो मिलने से रही। 10(1) में तो मेनली किस में डील करना चाहिए, गुड्स के अंदर, है ना। तो और जो होटल वाला बंदा होगा अगर सर्विसेज करके वो 10(2)A में आना चाहेगा, 10(2)A में आना चाहेगा, तो 10(2)A में कैसे आ जाएगा? वहां तो तब मिलती है जब पिछले साल की जो टर्नओवर है वो 50 लाख तक हो, है ना। तो यार 10(2)A का तो कोई चांस नहीं है। अरे रुको यार, चलो ठीक है, एक और भी तरीका था इस क्वेश्चन को, मतलब उन्होंने मुझे याद है इसमें जो जहां से मैंने क्वेश्चन लिया था उन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था। अज्यूमिंग दैट इट्स ए रेस्टोरेंट सर्विसेज, फिर एक अलग बात है ना, अज्यूमिंग दैट इट्स ए। वैसे यार एक बात हो, सीधा होटल लिखना रेस्टोरेंट जचती बात यार, होटल अलग होता है रेस्टोरेंट अलग होता है यार, होटल रहने के लिए होता है ना। रेस्टोरेंट लिखना हो तो रेस्टोरेंट लिखो ना, होटल क्यों लिख रहे हो? कोई ऐसा मुझे हिंट भी नहीं लग रहा है इसके अंदर कि कहीं रेस्टोरेंट वाली बात हो, है ना। तो अगर आप इसे रेस्टोरेंट मान के चलोगे फिर तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो हम वो मानते हैं नॉर्मल, है ना, होटल ही मानते हैं यार, होटल ही मानते हैं, ठीक है। तो आप बताओ कैसे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? बस सिर्फ यही आंसर लिखो, नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। जरूरत ही नहीं, अब अगर रेस्टोरेंट मानोगे फिर करना पड़ेगा क्वेश्चन को, हमें करना ही नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट, जरूरत छोड़ो, क्वेश्चन फेल हो गया। वो क्वेश्चन को मन में क्या अज्यूम करके बैठा है, रेस्टोरेंट। मैं क्यों अज्यूम करूं रेस्टोरेंट? मुझे तो लगता है होटल लिख के बाद कोई रेस्टोरेंट अज्यूम करेगा यार। होटल बिल्कुल अलग होता है, रेस्टोरेंट बिल्कुल अलग वर्ड होता है। रेस्टोरेंट का होटल से कोई लेना देना, होटल के अंदर भी रेस्टोरेंट होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब प्राइमा फेसी वर्ड लिख रहे हो होटल प्राइवेट लिमिटेड, तो यार एक आता है, ये उनकी बात कर रहे हैं जो रूम सर्विसेज देते हैं, उनके चार्जेस लेते हैं, वो तो भैया नहीं मिलेगी उसकी तो कंपोजिशन स्कीम।
जहां से मैंने क्वेश्चन कॉपी किया था उन्होंने रेस्टोरेंट के तरीके सोल्व कर रखा था। हाँ हाँ हाँ, यहां नहीं लिखा, यहां तो पूरा बनता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, मैसर्स एक्स लिमिटेड बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, ध्यान रखना। ओहो, क्वेश्चन नंबर 23 हम पहले कर चुके हैं। एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो। सेम है, नाम ही तो चेंज है। लिख लो रिपीटेड क्वेश्चन, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। किसी को सपना आएगा रेस्टोरेंट कर दें? सवाल ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, टेंशन ही मतलब, सवाल ही नहीं उठता। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन। फिर भी यार हमने 17-18 क्वेश्चन तो कर ही लिए, है ना, आराम से। शुरू में बस मैंने 5 से लेकर 9 तक नहीं कराए, पहले 4 कराए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 5 क्वेश्चन नहीं कराए, 19 क्वेश्चन कर लिए मैं, 19-20 क्वेश्चन, कम नहीं है यार। मैसर्स वाई लिमिटेड बीइंग अ ट्रेडर, पहले बोलो कौन है बंदा? ट्रेडर है, लैपटॉप का 2 यूनिट्स है चेन्नई एंड मुंबई। ये उसकी प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर 52 और 12 कितना हो गया? 64 लाख। बताओ यार, ट्रेडर लैपटॉप का है, उसे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी गारंटी में? है, मिलेगी, क्या प्रॉब्लम है, आराम से मिलेगी। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें ABC में मिलेगी नहीं मिलेगी, और अगर वो एक स्कीम ले एक ना ले तो क्या होगा, और मान लो बस ये इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में। आ सकता है 3 नंबर का, 4 नंबर का, बड़े आराम से आ सकता है। सेकंड नो है। टू नीड टू गिव ए सेपरेट इंटीमेशन, आंसर इज नो। देखो, अगर आपने एक बार कंपोजिशन स्कीम ले ली ना किसी एक के लिए, तो बाकी लेके भी मानी जाएगी, और उसके लिए आपको सेपरेट इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। सेपरेट इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही सबके लिए मान लीजिएगा कि आपने कंपोजिशन स्कीम ली है। 1 मिनट रुकना भाई। ये ना आपका CMA इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो है ना, सॉरी स्टडी मटेरियल बोल रहा हूं, वेबसाइट जो है, वेबसाइट सुनो, CMA इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पर ये अभी 4-5 दिन पहले आया है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, मॉक टेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है, और पेपर नंबर 7 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप देखना यार, ये क्वेश्चन पेपर ना आपके मतलब मैं नहीं मानता पेपर ऐसा आएगा, ये ऐसे ही करते हैं, बना के देते हैं, वैसा डालते हैं नहीं पेपर। ये सारे क्वेश्चन देख लो, वही प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमने किया था PG में, याद है? जिस लेवल का हमने किया ना, उसके 2% भी नहीं है क्वेश्चन। हमने वो 5% निकाल कर और वो डिवाइड सारा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। तुम देखोगे ना, तुम लगेगा सर पेपर में तो वैसा आया ही नहीं, जैसे आपने तो बड़े इजी दे रखे क्वेश्चन। रिवीजन करना शुरू कर दो। रिवीजन में करवा तो रहा हूँ उसमें यूट्यूब पे, कल नहीं हुई, आज होगी। कल मुझे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा, और मैं आते आते बहुत लेट हो गया, 9 बज गए। मेरे को लगा था मैं जल्दी आ जाऊंगा, पर वही बस खाना पीना करते हैं, टाइम लग जाता लोगों के साथ। नहीं, अरे पीना कहाँ है यार, पीना कहाँ, कम से कम 12-15 लोगों की फैमिली बैठी थी वहाँ, सारे आके बातें कर रहे थे। कोक के अंदर तो कभी नहीं मिलानी चाहिए, दारू की बेइज्जती है। गर्म पानी में, सर्दियों में। हाँ, 1 मिनट यार, ये ना कंपोजिशन स्कीम का है। ये देखना यार क्वेश्चन, 1 मिनट भाई, बातें नहीं। ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है, एक एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ श्री कृष्णन ट्रेडर फ्रॉम तमिलनाडु इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 वाज रुपीज 90 लाख। ये प्रोसीडिंग ईयर का, हेंस ही हैज ऑप्टेड पे GST अंडर सेक्शन 10, मतलब कंपोजिशन स्कीम फाइनेंशियल 23-24, और 23-24 में उसकी जो टैक्सेबल टर्नओवर है, टैक्सेबल टर्नओवर वो कितनी है? 1 करोड़ 10 लाख। कंप्राइजिंग ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कितनी है? 1 करोड़। सप्लाइंग ऑफ गुड्स कितनी है? 1 करोड़। रेगुलर रेट को छोड़ो आप, और बैलेंस सप्लाई किसकी है? सर्विसेज की है। कितने % है रेगुलर रेट? रेगुलर रेट को छोड़ो। व्हाट वुड बी हिज GST ग्रोस GST लाइबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24? पहले मेरी बात सुनो, ये पिछले साल अगर मैं बोलूं एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर का कितना है? 90 लाख। तो इस स्कीम में एलिजिबल है, आ गया स्कीम में। अब स्कीम में आने के बाद वो गुड्स में भी डील करेगा, सर्विस में भी डील करेगा, कोई इशू नहीं है।
कोई इशू नहीं है। कितने में किया? 1 करोड़ 10 लाख में किया। वो कह रहे बस इस क्वेश्चन में पता कमाल की बात क्या है, कंफ्यूज क्या करेगा, वो कह रहे गुड्स, ठीक है तुम्हें नहीं कह रहे, किसी और बात चल रही है। वो कह रहे गुड्स का रेगुलर रेट कितना है 5% और सर्विसेज का रेगुलर रेट कितना है। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, जो बंदा कंपोजिशन स्कीम में आ जाता है क्या वो अलग अलग गुड्स पर अलग रेट देता है या टोटल टर्नओवर देता है? हाँ बस यही क्वेश्चन था। तो उसकी टर्नओवर कितनी है? 1 करोड़ 10 लाख ना, 1 करोड़ 10 लाख ना। तो उसने स्कीम कौन सी ली है? 10-1 वाली ली होगी, 10-1 वाली ली होगी 1 करोड़ 10 लाख। और अगर उसने 1 करोड़ 10 लाख ली है तो इसका 0.5% और 0.5% आ जाएगा। दैट्स द आंसर। कितना रहा है 1 करोड़ 10 लाख का 0.5? बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? मुश्किल क्वेश्चन था? बिल्कुल आसान था। बस ये कह रहे इसने कंफ्यूज क्या किया, रेगुलर रेट ऑफ जीएसटी, रेगुलर रेट ऑफ जीएसटी, ताकि आप फंस जाओ। अरे जब उसने ऑप्ट कर लिया कंपोजिशन स्कीम बनाई इसलिए गई थी कि एक किराने वाला है, मेरी बात सुनो, एक किराने वाला है, उसकी दुकान में एक ही तरह का सामान होता है, अलग तरह का होता है, अलग अलग तरह में 4-5 होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये पॉसिबल है ना जीएसटी सबका अलग अलग हो? पागल हो जाए किराने वाला। साबुन लेने आया, रुक जा यार इसका जीएसटी का रेट क्या था। तेल लेने आया, अभी तेल लेने जा तू, इसका रेट कितना था, फंस जाएगा ना। सरकार ने बोला तू कंपोजिशन स्कीम में आ जा, जितना माल बेचेगा सीधा उस पर 0.5 दे देना, रेगुलेट के बाढ़ में। ये सिस्टम था। अभी रुको रुको, लूंगा तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर, चिंता मत करना। एक क्वेश्चन और करवा दो फिर खत्म हो जाएगा एक्चुअली। ये देखो, ये बड़े क्वेश्चन, ये तो वो थे क्वेश्चन छोटे वाले। अब मैं आपको बड़ा क्वेश्चन दिखाता हूं। भाई हम तो क्लियर कहते हैं कि पढ़ने के बाद कहीं से देखो क्वेश्चन, कहीं से करो क्वेश्चन। लो जी, ये रहा क्वेश्चन, ऊपर है नीचे है, यही है। हाँ, मिस्टर लामा 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 कहाँ का? ये मणिपुर। ये सारे ना साउथ सीएमए का इंस्टीट्यूट मेन साउथ वहां पे है, साउथ में। अभी तो दिल्ली में हो रहा है, हाँ कैलकाटा में है, लेकिन स्टूडेंट साउथ के बहुत सारे हैं इसके अंदर। ये मदुरई, ऐसे ऐसे नाम डालते हैं इसके अंदर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। चलो मैं तो हिंदी डब मूवी देखता हूँ साउथ वालों के, मुझे तो नाम पता होते हैं नहीं तो जल्दी से पता नहीं लगे ये है क्या, बंदे का नाम है, स्टेट का नाम है कह रहे मदुरई, बाद में पता कह रहे मदुरई से है, मुझे लगा मदुरई इसका नाम है लामा ऑफ मणिपुर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल 22-23। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट। आज ही क्वेश्चन किया हमने, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना होता है फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी। तो लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी किसकी, क्या एग्रीगेट सिर्फ एलिजिबिलिटी कंपोजिशन स्कीम होता है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी काम आता है। एंड डिटरमाइन वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन क्या यार, एक ही बात दो बार लिख रहे हैं। कह रहे बताओ एग्रीगेट टर्नओवर जो है उसकी एलिजिबिलिटी कंपोजिशन स्कीम में आएगी नहीं आएगी, और ये भी डिटरमाइन करो कि वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो एक ही बात तो पूछ रहे बार बार। चलो बताओ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज कितनी है उसकी। ये कौन से ईयर का दे रहा है? ये 22-23 का है, ये 22-23 का, 22-23 का। इस पे मत जाओ 23-24, ये तो पूछ रहा है 23-24 में मिलेगा नहीं मिलेगा, 22-23 की इंफॉर्मेशन है भाई। एक मिनट, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई कितनी है? 75 लाख, और जिसमें से 10 लाख इंटरस्टेट है, तो क्या हो गया, पिछले जन्म के कर्म है ना, चलेगा 75 लाख। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई कितनी है? 70 लाख, इसमें से 30 लाख वो है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस, ये बैंक वाला मान लेते हैं हम, है ना। 30 हटा दो, कितने रह गए? 40। ऊपर कितना था? 75 ऊपर था और नीचे 40 आ गया। कह रहे वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई। अरे ऐसा क्वेश्चन हमने किया था यार आज, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई जिसमें लाइबल टू रिवर्स चार्ज था, हमने कहा था ये वाला छोड़ देंगे, याद आया कुछ? और सीजी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट लिखा हमारे पास, वो सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा था। तो एक्सपोर्ट को तो ले लेंगे यार, एक्सपोर्ट को तो ले लेंगे, एक्सपोर्ट को तो ले लेंगे। ये 15 नहीं लेना, कितना हो गया? हाँ हाँ मतलब वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ना। और चलो ये तो उन्होंने बना रखा है सीएम वालों ने, आपके मॉक टेस्ट में आता है, मैं बता रहा हूं आप करके जाओगे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा ये भी लिखा है ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ऊपर सारे अमाउंट क्या है जी, तो हमें जीएसटी के बगैर ही चाहिए भाई, है ना। फर्दर ही एश्योर्ड दैट 23-24 में वो, अच्छा उसने ये भी एश्योर किया कि अगर मुझे कंपोजिशन स्कीम में आने दोगे तो मैं 23-24 में क्या नहीं करूंगा, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करूंगा। अब मैं बताऊं, अब देखो 75 और 40, एक 15 और 7, एक 22 एलिजिबल है। करंट ईयर में क्या माना जाएगा? एलिजिबल। क्वेश्चन का नंबर दे लो कितने का ये तो बस तुम्हें आराम से क्या करना है, एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रोसीडिंग ईयर 22-23, नीचे लाइन लगानी है। सबसे पहले लिखना वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ऐड करना है। एग्जाम्प्ट सप्लाई में 70 लाख है ना, उसमें 40 लाख ऐड करना है, ब्रैकेट में लिख देना 30 लाख इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट नोट टू बी टेकन।
ठीक है ना। फिर नीचे लिखना है वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, नील लगा देना है कि इसे नहीं लेना। फिर एक्सपोर्ट 7 लाख ले लेना, टोटल 122 लिख देना है। फिर नीचे लिख देना है एज हिज टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ and therefore he is eligible during the current year for the purpose of composition scheme. However, he also assuring that he will not doing the interstate supply after opting the scheme, so he is absolutely eligible for the composition scheme. 7 out of 7. मैं फिर बोलूंगा आप मेरी बात का यकीन मानो, ये क्वेश्चन आपको इसलिए इजी नहीं लगा क्योंकि क्वेश्चन इजी है, ये आपको इसलिए इजी लगा कि आपने ऐसे क्वेश्चन करके देख लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन करके देख लिया, आपको इजी लगने लग जाएगा। कितनी बड़ी बात है यार, तरीका यही होता है यार, तरीका यही है। जिस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे ना, अगर उसी टाइप का आ गया तो आपको इजी लगेगा। टफ कर लो से इजी आएगा। ये देखो, ये भी देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपके दूसरे चैप्टर का है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ये तो आगे आएगा, मतलब आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। चलो जी, मैंने आपको करवा दिया यहां तक, तो कंपोजिशन स्कीम कंप्लीटली ओवर, फिनिश।